कैसे हैं आप सब? बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे, आप सभी लोग ठीक होंगे, उम्मीद है ये। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर शुरू कर रहे हैं। और उसमें आज हम जो हमारा क्वेश्चन हम लेके चलेंगे वो है हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक्सप्लेन द जॉन टेलर इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और बहुत बार अलग अलग तरीकों से अलग अलग मार्क्स में पूछा जाएगा। तो हम इसके आंसर में बाद में आएंगे। पहले हम फटाफट से समझ लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कहते किसको हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स असल में कहाँ किसको जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या होता है ऑक्टाहेड्रल? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जहाँ पे मेटल को 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब मेटल होता है और 6 ऐसे स्पीशीज होते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, ऐसे स्पीशीज को लिगेंड कहते हैं। तो अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड है तो फिर हम इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस माइनस का कोई भी चार्ज हो सकता है। अच्छा, 6 लिगेंड को ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। तो इसका बड़ा बेसिक सा आंसर है कि मेटल यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह होता है। मेटल कैसा होता है? एक पॉजिटिव कण की तरह होता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह होता है। ठीक है। अब लिगेंड के बारे में बात करने से पहले मेटल के आर पार हमें 3 एक्सेस पास करने पड़ेंगे। 3 एक्सेस को हम पास करते हैं। इसको एक एक्सेस होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस, एक होता है जेड एक्सेस। ठीक है। अब जब 6 लिगेंड एक जब 6 लिगेंड लिगेंड यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल होता है। लिगेंड कैसा होता है? एक नेगेटिव कण होता है। जब 6 नेगेटिव कण आपके एक पॉजिटिव कण की ओर आते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वो हमेशा एक्सेस से आते हैं। कैसे आते हैं? हमेशा एक्सेस से आते हैं। एक्सेस ही सबसे बेस्ट तरीका है। और कोई तरीका अपनाएंगे तो ये आपस में रिपल कर जाएंगे, बहुत बुरा रिपल करेंगे। तो 6 जब भी लिगेंड आते हैं तो वो हमेशा कहाँ से आएंगे? एक्सेस से आएंगे। और जब ये एक्सेस से आते हैं तो एक्सेस से आने की वजह से जब हम इनको जोड़ते हैं ऐसे, तो फिर ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारे सामने बन जाती है। इसीलिए 6 लिगेंड होने पर हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। कि भैया क्यों? क्योंकि 6 लिगेंड आएंगे तो हमेशा कहाँ से आएंगे? 6 लिगेंड आएंगे तो हमेशा कहाँ से आएंगे? एक्सेस से आएंगे। एक्सेस से आएंगे तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ज्योमेट्री बनेगी कैसी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है। एक्सेस से ही क्यों आएंगे भाई? क्योंकि रिपल्शन कम से कम हो। तो ये बात आप समझ गए। ठीक है। अब जब एक मेटल आयन की ओर लिगेंड आता है, लिगेंड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और मेटल आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं, और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो ये जब लिगेंड मेटल आयन की तरफ आता है, तब यहाँ पर बड़ी सामान्य सी ये घटना लगती है कि लिगेंड आ रहा है मेटल की ओर, हंसी हंसी अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया लगता है ये देखने में। लेकिन इस इस मेटल के पास आखिरी शेल में डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिगेंड जब मेटल आयन की तरफ आता है तो वो लिगेंड इन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करता है। उथल पुथल इन डी ऑर्बिटल्स में मच जाती है। और इसी उथल पुथल की वजह से, यही उथल पुथल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिगेंड आया, मेटल की ओर आया, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि लिगेंड नेगेटिव है, मेटल पॉजिटिव है, इट्स वेरी इजी। 6 लिगेंड आएंगे तो वो एक्सेस से आएंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, दैट इज आल्सो वेरी इजी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि लिगेंड जब आता है तो वो हमेशा अपने रास्ते में जो डी ऑर्बिटल पड़ते हैं उनको रिपल करता है। और डी ऑर्बिटल में एक तरह की जबरदस्त क्या हो जाती है? उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, एकदम उनका हिसाब किताब बिगड़ जाता है। यही डी ऑर्बिटल में उथल पुथल आपके इस कॉम्प्लेक्स आयन की सारी प्रॉपर्टी को तय करती है। ठीक है, ये जो मेटल और लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, इस कॉम्प्लेक्स आयन की सारी प्रॉपर्टी इस डी ऑर्बिटल में लिगेंड के द्वारा की गई उथल पुथल से तय होती है। ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स आयन कलर्ड होगा कि नहीं होगा, कितना कलर्ड होगा, कैसा कलर्ड होगा, और वो मैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, उसका क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, वो सारी बातें जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? लिगेंड के द्वारा की गई इन डी ऑर्बिटल में उथल पुथल के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। अब डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स होते हैं।
5 प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा एक्सेस के ऊपर सोए रहते हैं। जैसे डी जेड स्क्वायर जो होता है वो आपके जेड एक्सेस पे सोया रहता है। ठीक है, वो खा पी के जेड एक्सेस पे लेट गया। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर मैं बताऊंगा तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ पे होता है, इसको जरा शायद मेरे उस पर जाएगा ये। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ पे होता है, ये एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर सोया रहता है। तो ये हमारे पास जो दो डी ऑर्बिटल होते हैं ये एक्सेस के ऊपर मस्त सोए रहते हैं, अक्ष के ऊपर सोए रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया लेटे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो डी ऑर्बिटल है जैसे कि हमारे पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, नाम याद करना अच्छे से। ये एक्सेस के बीच में पड़े रहते हैं, ये एक्सेस के बीच में होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, एक्सेस के बीच में होते हैं। तो ये हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल है। तो 2 डी ऑर्बिटल मस्त एक्सेस के ऊपर खा पी के सोए हैं और बाकी 3 डी ऑर्बिटल एक्सेस के बीच में रहते हैं। ठीक है, एक्स और एक्स डी एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई के बीच में पड़ा रहेगा। डी वाई जेड यानी कि वाई और जेड के बीच में पड़ा रहेगा। डी एक्स जेड यानी कि एक्स और जेड के बीच में पड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है। अब कहानी कहाँ क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल के केस में जैसे मैंने बताया आपको, ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड कहाँ से आते हैं, एक्सेस से आते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड कहाँ से आते हैं, एक्सेस से आते हैं। इसीलिए एक्सेस पे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड से रिपल्शन महसूस करते हैं, बहुत तगड़ा वाला। वो लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, एक्सेस से आ रहे हैं। तो लिगेंड एक्सेस से आ रहे हैं और वहां पर जो डी ऑर्बिटल है वो एक्सेस पे ही सो रहा है, तो वो रिपल्शन महसूस करेगा, बहुत ही भयंकर वाला रिपल्शन महसूस करेगा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की एनर्जी क्या है, बढ़ जाती है। किसकी एनर्जी बढ़ जाती है, डी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या है, बढ़ गई। ठीक है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और ये बेचारे जो बीच में सोए रहते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और ये एनर्जी के गैप को हम कहते हैं डेल्टा ओ। और इस प्रकार से 5 जो डी ऑर्बिटल हैं, लिगेंड जब आता है तो जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के रास्ते में आते हैं उन डी ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपल्शन महसूस होता है, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और जो डी ऑर्बिटल लिगेंड से दूर रहते हैं जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो कम रिपल्शन महसूस करेंगे और उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड की प्रेजेंस में 2 लेवल्स में टूट जाते हैं और इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इनको ईजी कहते हैं। इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इनको T2G कहते हैं। तो 5 डी ऑर्बिटल का लिगेंड की उपस्थिति में Eg और T2G में टूट जाना, 2 एनर्जी लेवल्स में टूट जाना, इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। अब जो लिगेंड ये एनर्जी का गैप कम रखता है उसको वीक लिगेंड कहते हैं, और जो लिगेंड एनर्जी का गैप ज़्यादा रखता है उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। तो हमारे पास वीक लिगेंड्स होते हैं और क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn और CO, CnCO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बाकी जैसे H2O और Cl नेगेटिव ये वीक लिगेंड है। अभी तो फिलहाल के लिए दो एग्जांपल दोनों के याद कर लीजिए। CnCO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 H2O और Cl वीक लिगेंड है। ये अच्छे से इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिए। ठीक है, तो वीक लिगेंड क्या करते हैं, वीक लिगेंड एनर्जी का गैप कम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एनर्जी का गैप बहुत ही बढ़िया करते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल बताता हूँ, Ml6 है मान लो। ठीक है, Ml6 N पॉजिटिव है। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस M के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इन 7 इलेक्ट्रॉनों को भरना है हमें D में। तो अब हमें 7 इलेक्ट्रॉनों को जब डी में भरना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लिगेंडे बोलेंगे। 6 लिगेंडे तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करेंगे ऐसे करके, ऊपर Eg बनाएंगे, नीचे T2G बनाएंगे। फिर से याद कर लो, मेटल के पास सबसे पहले देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है। मेटल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मैंने देख लिया, मान लेते हैं। 6 लिगेंड है और वो वीक लिगेंड है, ऐसा भी हम मान लेते हैं। अच्छा, 6 लिगेंड है यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, यानी कि T2G नीचे रहेगा, Eg ऊपर है। अभी मैं जॉन टेलर अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, अभी पहले मैं एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भरोगे, आप यहाँ भरोगे, Eg और T2G में भरोगे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बोला कि ये L कैसा है, एक वीक लिगेंड है, ऐसा मैंने बोल दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि L एक वीक लिगेंड है, जैसे कि वाटर हो गया या Cl हो गया।
तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3। सबसे पहले तो सिंगल सिंगल भरो नीचे, ठीक है, ऐसे भरा 1 2 3। अब क्योंकि ये गैप कम होगा, वीक है तो गैप कम होगा, तो 5 चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 4 5। अब नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन 6 7, ठीक है। तो कैसे भर दिए इलेक्ट्रॉन मैंने, T2G में कितने भर दिए 5, और EG में कितने भर दिए 2। तो ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को भर दिया, कब, जब ये वीक लिगेंड है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक दूसरा भी केस लेते हैं। अब एक कल्पना करते हैं कि ये लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तब क्या होगा इसका कन्फिग्रेशन। अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या करेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो मैं इसको ऐसे भर, इससे करता हूँ, ऑरेंज से कर लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक, ओके इसको हम इससे करते हैं, एक, फिर 2, फिर 3। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड गैप इतना ज्यादा कर देता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही नीचे पेयर हो जाता है। 1 2 3, अब पेयरिंग नीचे करनी है। पेयरिंग अगर पूरी होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचे तब जाएंगे वो ऊपर, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, अब आएगा ऐसे ऊपर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इस केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में कैसा है कन्फिग्रेशन, T2G6 EG, EG कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3, अच्छा ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग है ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे एक में आएगा 7, ठीक है। तो T2G6 EG1, मेरी बात समझ रहे होंगे। एक बार फिर समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं एक बार बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है कभी भी, ठीक है। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान लिया और हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही पेयर हो जाएगा, 4 5 6। अब बच गया एक इलेक्ट्रॉन, अब डाल सकते हो ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में कैसा था कन्फिग्रेशन, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में 5 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में 6 थे, यहाँ पे 1 था। समझ गए होंगे, समझ गए मेरी बात को। तो ये एग्जाम में आ सकता है, आपको एक मेटल दे देंगे, उसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है या तो वो दे देंगे या आपको खुद निकालना पड़ेगा, और लिगेंड की प्रकृति आपको दे देंगे कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है। CnCO आपने याद करना है, स्ट्रॉन्ग है, और वाटर और Cl नेगेटिव वीक है, ये भी आपने याद कर लेना है। स्ट्रॉन्ग होगा तो नीचे ही नीचे पेयर कर देंगे, ऊपर बाद में ले जाएंगे। वीक होगा तो सिंगल सिंगल ऊपर भी और नीचे भी हमें भरना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल दूसरा उठाते हैं, अब आते हैं हम धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहे हैं हम, अब आ रहे हैं हम जॉन टेलर की तरफ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे आप दूसरा समझ लीजिए, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आप बच्चों समझ लीजिए जॉन टेलर को समझने के लिए। अब हम कॉपर पानी का 6 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर पानी का 6 2+, हमारे पास कॉपर H2O 6 2 पॉजिटिव है। कॉपर, यहाँ पे कॉपर पे चार्ज होता है कॉपर 2+, और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। वाटर एक कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, ठीक है, वाटर इज अ वीक लिगेंड, ठीक है। तो 9 9 इलेक्ट्रॉन भरे, तो भरे 9 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ओ सॉरी ये तो वीक है ना, तो 1 2 3 वीक है तो ऊपर जाएगा, फिर अब 4 5, अब नीचे आएगा 6 7 8 और 9, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये H2O कॉपर H2O होल 6 2+ का T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जॉन टेलर क्या कहता है उसको बहुत ध्यान से समझना। जॉन टेलर कहता है कि यदि EG में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सुनो जॉन टेलर क्या कह रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऐसा होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यदि EG में, यदि किसमें, EG में इलेक्ट्रॉन अनइक्वल बटे हों, अनइक्वल यानी कि ये मेरे पास EG है, EG में या तो एक एक दोनों में होगा तो उसको इक्वल कहते हैं, या दो दो दोनों में होंगे उसको इक्वल कहते हैं। और अनइक्वल किसको कहेंगे, फिर या तो एक ही होगा, इसमें एक होगा इसमें जीरो है, या अनइक्वल हो गया, या इसमें दो है इसमें एक है, ये अनइक्वल हो गया। तो यदि EG के दो ऑर्बिटल में
अनइक्वल इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन का, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बटे हों, मतलब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों, मतलब एक एक ऑर्बिटल में दो हो, एक में एक हो, या एक में एक हो एक में जीरो हो, इसको अनइक्वल कहते हैं। तो ऐसे में ये सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसे में सिस्टम कैसा हो जाता है? अनस्टेबल। फिर समझ लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यदि ईजी के दो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनइक्वल भरे हुए हों, तो ऐसा सिस्टम कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है अनस्टेबल? क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है। dz स्क्वायर की और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या है? सेम है। तो इनमें इक्वल ही इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए, तब जाके स्टेबल होगा। इसकी और इसकी एनर्जी तो सेम है, तो दोनों में या तो सेम ही इलेक्ट्रॉन हो, एक एक हो, इसमें एक तब चलेगा, इसमें दो तब चलेगा। तो जब दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो दोनों ऑर्बिटल सेम इलेक्ट्रॉन मांगते हैं। वो कहते हैं भैया सेम इलेक्ट्रॉन दो हमें। जैसे कि मान लो कि आप घर में, आप और आपकी बहन है। अब आप दो ऑर्बिटल हो, एक डी जेड स्क्वायर है और तुम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, तुम्हारी बहन डी जेड स्क्वायर और तुम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक चॉकलेट तुम्हारी बहन को भी दी, एक चॉकलेट तुमको भी दी, तब शांति है, तब स्टेबिलिटी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी। दो उसको दी, दो तुमको दी, तब भी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी नहीं दी, तुमको भी नहीं दी, तब भी शांति है। लेकिन उसको एक दे दी, तुमको दो दे दी, तब टेंशन शुरू। उसको दो दी, तुमको एक दी, तब टेंशन शुरू। उसको एक दिया, तुमको जीरो दिया, तब टेंशन शुरू। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही करा, तो क्या शुरू हो जाएगा? तो टेंशन शुरू हो जाएगा। तो वही चीज है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन दो ऑर्बिटल में, ईजी के दो ऑर्बिटल में, यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ, तो ये सिस्टम कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। कारण क्या है? दोनों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए दोनों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। तो अब सिस्टम क्या करता है? इन दोनों की एनर्जी को ही बदल देता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों सेम मांग रहे हैं ना। दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों सेम मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी में ही बदलाव कर दो, तब टेंशन खत्म, तब टेंशन खत्म। तो वही अब सिस्टम क्या करता है? इनकी एनर्जी में ही बदलाव कर देता है। ठीक है, इनकी एनर्जी में बदलाव करता है। एनर्जी में बदलाव करने का तरीका क्या अपनाता है? वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सिस्टम है, ये एनर्जी में बदलाव करने के लिए क्या तरीका अपनाएगा? तो ये हमारा कॉपर है, ये हमारे पास छह क्या हो गया? वाटर हो गए, ठीक है, ऐसे करके छह वाटर हो गए ऐसे। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या तरीका अपनाता है कि ये जो हमारे लिगेंड होते हैं, ये जो हमारे इस जेड एक्सिस पे लिगेंड है ना, इन लिगेंड को दूर कर देता है अपने से। इसको कहते हैं एक्जियल लिगेंड। ठीक है, ये इसको कहते हैं इक्विटोरियल, और ऊपर नीचे वाले को एक्जियल कहते हैं। तो ये जो एक्जियल आपके लिगेंड्स होते हैं, इनको ये क्या करता है? अपने से दूर फेंक देता है। कितनी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इन दोनों की एनर्जी में असमानता लाने के लिए, समान है तो समान मांग कर रहे हैं, मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी दो चाहिए, मुझे भी दो चाहिए। अगर मुझे एक दोगे, इसको दो दोगे, तो भैया नहीं चलेगा। या मुझे इसको एक दोगे, मुझे बिल्कुल नहीं दोगे, नहीं चलेगा। तो ये क्यों हो रहा है? कि दोनों की एनर्जी सेम है। तो इन दोनों की एनर्जी सेम है ना, डिफरेंट करने के लिए, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट करने के लिए सिस्टम क्या तरीका अपनाता है? वो जेड एक्सिस के लिगेंड्स को बाहर को धकेल देता है। जेड एक्सिस के लिगेंड को कहाँ धकेल देता है? बाहर को धकेल देता है। इससे क्या होगा? इससे जेड एक्सिस के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे, वो कम रिपल्शन महसूस करेंगे। ठीक है, जो जेड एक्सिस के डी ऑर्बिटल है, तो वो लिगेंड से दूर चले गए, तो ये कम रिपल्शन महसूस करेगा। यानी कि ये वाला ऑर्बिटल कम रिपल्शन महसूस करेगा, और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, सॉरी। तो इसकी कम रिपल्शन महसूस करेगा, तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और ये तो भैया एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या किया उसने? ईजी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो अनस्टेबिलिटी उत्पन्न हुई, उसको खत्म करने के लिए वो ईजी के दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट करना चाहता है। और दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स क्या तरीका अपनाता है? वो अपने जेड एक्सिस के लिगेंड्स को दूर धकेल देता है, एक्जियल ऑर्बिटल्स को दूर धकेलता है। एक्जियल बॉन्ड लंबे हो जाते हैं। एक्जियल बॉन्ड कैसे रहते हैं? लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इस ऐसा करने से क्या होगा?
जेड के लिगेंड्स दूर जाएंगे तो जेड ऑर्बिटल कम रिपल्शन महसूस करेगा और डीजेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी, डीजेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब जब एनर्जी में बदलाव आ गया तो भर दो इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब भर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इनकी एनर्जी में तो फर्क आ गया। तो क्या हुआ लास्ट में, इन स्टेबिलिटी लाने के लिए उसने इन दोनों की एनर्जी को डिफरेंट कर दिया, और एनर्जी को डिफरेंट करने के लिए उसने अपने जेड एक्सिस को क्या कर दिया, लंबा कर दिया। ठीक है, अपनी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बिगाड़ दिया, डिस्टॉर्शन कर दिया, अपना जो जेड का बॉन्ड है उसको लंबा कर दिया। इसी को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन पढ़ते चलिए। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसमें होता है? देखो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज अ स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन। क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन होता है किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। कब? जब अनइवन क्या होगा, ऑक्यूपेंसी होगी, यानी कि अनइवन इलेक्ट्रॉन भरे होंगे किसमें? ईजी में। ठीक है, और वो एनर्जी में डिफरेंस लाता है। इसके लिए वो क्या करता है, ज्योमेट्री में स्लाइटली डिफरेंस कर देता है। ऐसा कब कब होगा? ऐसा तब होगा जब ईजी में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, ईजी में एक इलेक्ट्रॉन हो, या ईजी में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ईजी में एक इलेक्ट्रॉन कब होंगे? ईजी में एक इलेक्ट्रॉन कब होंगे बताइए? ईजी में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना आपको, ईजी में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसके लिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो समझ लो। ठीक है, ईजी में एक चाहिए, T2G में कितने होने चाहिए वो समझ लो एक बार। ठीक है, तो अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी तो सब में एक 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 होगा, या तो यहाँ पे एक है तो यहाँ सब में दो 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 होगा। यही और क्या पॉसिबिलिटी है? इसका मतलब T2G6, ये वाला केस, T2G6 EG1 चल जाएगा, या 1 2 3 T2G3 EG1 में भी चल जाएगा, और इसमें भी चल जाएगा आपके। या तो ये सब भरे हुए हो ऐसे करके, और यहाँ पे दो और यहाँ पे एक हो, ये कौन सा हो गया? T2G6 EG3 D9 कन्फिग्रेशन, D7 कन्फिग्रेशन, D4 कन्फिग्रेशन में ये पाया जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है इसका? कॉपर पानी का 6 है। कॉपर पानी का 6 में ये हमें पाया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लंबा हो गया वीडियो, अगले क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।